सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हार्व एकर। दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने। दौलत की फाइल 1। अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनाता हूँ और गरीब लोग मानते हैं कि ज़िंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती है। अगर आप दौलत उत्पन्न करना चाहते हैं तो यह मानना अनिवार्य है कि आप अपने जीवन, खास तौर पर अपने वित्तीय जीवन के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हैं। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने जीवन पर आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, और इसलिए अपने वित्तीय सफलता पर भी आपका बहुत कम नियंत्रण है या नियंत्रण है ही नहीं, या अमीरों का नज़रिया नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आमतौर पर गरीब लोग ही लॉटरी खेलते हैं? वे सचमुच मानते हैं कि उनके पास दौलत आने का तरीका यही है कि कोई बक्से में उसे उनके इनाम की पर्ची उठा ले। वे शनिवार की रात को टीवी से चिपकते रहते हैं और लॉटरी का ड्रॉ देखते रहते हैं ताकि अगर उस सप्ताह दौलत उन पर मेहरबान हो तो उन्हें मिल जाए। निश्चित रूप से हर व्यक्ति लॉटरी जीतना चाहता है और अमीर लोग भी कभी कभी कभार मजे के लिए लॉटरी खेल लेते हैं, लेकिन पहली बात, वे लॉटरी टिकटों पर अपनी आधी तनख्वाह खर्च नहीं करते हैं, और दूसरी बात, लॉटरी जीतना दौलत बनाने में उनकी मूल रणनीति नहीं होती है। उनको यह यकीन करना होगा कि धन और सफलता के मामले में आप ही अपनी सफलता का निर्णय करते हैं, आप ही अपनी योग्यता का निर्माण करते हैं और आप ही अपने संघर्ष का निर्माण करते हैं। चेतन या अवचेतन रूप से जिम्मेदार आप ही हैं। जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय गरीब लोग पीड़ित की भूमिका निभाने का चुनाव करते हैं। पीड़ित लोगों का प्रमुख विचार अक्सर बेचारा में होता है, इसलिए इरादे के नियम के कारण पीड़ित लोगों का यही मिलता है, वे बेचारे ही बने रहते हैं। ध्यान दें, मैंने कहा था पीड़ित की भूमिका निभाना, मैंने यहाँ नहीं कहा था कि वे पीड़ित हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित है। मैं मानता हूँ कि लोग पीड़ित की भूमिका इसलिए निभाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें कुछ मिलता है। इस बारे में वहाँ कुछ समय बाद ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। आपको कैसे पता चल सकता है कि लोग पीड़ित की भूमिका अदा कर रहे हैं? इसके 3 स्पष्ट संकेत होते हैं। इन संकेतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको यहाँ एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह समझता हूँ कि इस पुस्तक के किसी भी पाठक का इन संकेतों से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन शायद आप ऐसे किसी व्यक्ति को करीब से जानते हो। चाहे जो हो, मेरी सलाह में आप इस खंड को बहुत ध्यान से पढ़ें। पीड़ित का संकेत 1, दोष मढ़ना। वे अमीर क्यों नहीं हैं, इस बात पर ज़्यादातर पीड़ित दोष मढ़ने के खेल में बहुत माहिर होते हैं। इस खेल का उद्देश्य यहाँ है कि आप कितने सारे लोगों और परिस्थितियों को दोषी ठहरा सकते हैं। दिलचस्प बात यहाँ है कि पीड़ित खुद की तरह देखते तक नहीं है, कम से कम इसमें पीड़ितों को मज़ा आ जाता है। बहरहाल, यहाँ दोष रोपण उन लोगों के लिए बहुत मज़ेदार नहीं होता है जो दुर्भाग्य से उनके पास रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीड़ितों के करीब रहने वाले लोग आसान निराश बन जाते हैं। पीड़ित व्यक्ति अर्थव्यवस्था को दोष देते हैं, वे सरकार को दोष देते हैं, वे शेयर बाजार को दोष देते हैं, वे अपने ब्रोकर को दोष देते हैं, वे अपने बिजनेस के प्रकार को दोष देते हैं, वे अपनी कंपनी के मालिक को दोष देते हैं, वे अपने कर्मचारियों तक को दोष देते हैं, वे अपने मैनेजर को दोष देते हैं, वे हेड ऑफिस को दोष देते हैं, वे अपने अपलाइन या डाउनलोड लाइन को भी दोष देते हैं, वे कस्टमर सर्विस को दोष देते हैं, वे शिपिंग डेवलपमेंट को दोष देते हैं, वे अपने पार्टनर को दोष देते हैं, वे अपने जीवन साथी को दोष देते हैं, वे ईश्वर तक को दोष देते हैं। और जाहिर है कि वे हमेशा अपने माता पिता को तो दोष देते ही होंगे। हमेशा कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थिति होती है जिसे दोषी ठहराया जाता है। समस्या इसके अलावा किसी भी चीज़ या व्यक्ति में हो सकती है। पीड़ित का संकेत 2, खुद को सही कैसे ठहराना। अगर पीड़ित किसी दूसरे पर दोष नहीं मढ़ रहे हैं तो अक्सर आप पाएंगे कि वे अपनी स्थिति में खुद को सही ठहरा रहे हैं या तर्क दे रहे हैं और इस तरह की बात कह रहे हैं, पैसा सचमुच महत्वपूर्ण नहीं है। अब मैं आपसे यहाँ सवाल पूछता हूँ, अगर आप कहते हैं कि आपका पति या आपकी पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पार्टनर या दोस्त जो भी हो, तो क्या आप उनसे कोई आपके आसपास ज़्यादा समय तक रहेगा? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए पैसा भी आपके पास नहीं रहता है। मेरे सेमिनारों में मैं कुछ प्रतिभागियों को हमेशा मुझसे कहते हैं कि आप जानते हैं हार्व, पैसा सचमुच इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं सीधे उनकी आंखों में देखकर कहता हूँ, आप कड़के हैं, ठीक है ना? वे आमतौर पर अपने पैरों की तरफ देखते हैं और खीसे निपोड़कर इस तरह से जवाब देते हैं, देखिए इस वक्त मेरे सामने कुछ आर्थिक कठिनाइयां हैं, लेकिन मैं 20 में से ही उनकी बात काट देता हूँ।
नहीं, यह इस वक्त की बात नहीं है, यह हमेशा की बात है। आप हमेशा कड़के या इसके करीब ही रहे हैं, हाँ या नहीं। इस बिंदु पर वे आमतौर पर सहमति से सिर हिला देते हैं और आपस में अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अब मैं सुनते और सीखने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें आखिरकार यह एहसास हो गया कि इस धारणा का या विश्वास का उनके जीवन पर कितना प्रभाव या निष्प्रभाव पड़ रहा है। जाहिर है वे कड़के हैं। अगर आप मोटरसाइकिल को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो क्या आपके पास मोटरसाइकिल होगी? जाहिर है नहीं होगी। अगर आप फालतू तोते का महत्वपूर्ण नहीं जानते तो क्या आपके पास फालतू तोता होगा? जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह अगर आप वैसे महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं तो आपके पास पैसा भी नहीं होगा। आप इस ज्ञान से अपने दोस्तों को हैरान कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं और वहाँ आपसे कहें कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। आप अपने माथे पर हाथ रखकर ऊपर देखते हैं जैसे आपको आसमान में संदेश मिल रहा हो। फिर आप कहते हैं कि तुम कड़के हो। इस पर आपका दोस्त सदमे में बेशुक झुकेगा, तुम्हें कैसे पता चला? फिर आप अपनी हथेली फैलाकर जवाब दे, तुम और क्या जानते हो? परामर्श शुल्क $50 है। मैं इसे साफ साफ अंदाजा में बता रहा हूँ। जो भी कहता हूँ कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पास पैसा होता ही नहीं है। अमीर लोग पैसे के महत्व और समाज में उनके स्थान की अच्छी तरह से समझते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपने वित्तीय अकुशलता को तार्किक साबित करने के लिए तरह तरह की अतार्किक तुलना करते हैं। वे बहस करते हैं, देखिए पैसा प्रेम जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब यहाँ तुलना मूर्खतापूर्ण है या नहीं? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, आपका हाथ या पैर? शायद दोनों ही महत्वपूर्ण है। सुनिए दोस्तों, पैसा उन क्षेत्रों में बेहद महत्वपूर्ण है जिसमें यह काम करता है, और उन क्षेत्रों में बहुत महत्वहीन है जिसमें यह काम नहीं करता है। और हालांकि हो सकता है प्रेम से दुनिया चलती हो, लेकिन निश्चित रूप से प्रेम किसी अस्पताल, चर्च या मकान की इमारत का भुगतान नहीं कर सकता है। यहाँ किसी को भरपेट भोजन भी नहीं खिला सकता है। यही दौलत का सिद्धांत है। अब भी यकीन नहीं है? प्रेम से अपने बिलों का भुगतान करने की कोशिश करके देखे। अब भी यकीन नहीं है तो बैंक जाकर कुछ प्रेम जमा करने की कोशिश करें और फिर भी देखें कि क्या होता है। मैं आपको इस मुसीबत से बचा लेता हूँ। टेलर आपकी ओर ऐसे देखेगी जैसे आप पागलखाने से भागकर आए हो और सिर पर एक शब्द चिल्लाएगी, सिक्योरिटी। कोई भी अमीर व्यक्ति यह नहीं मानता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और अगर वे आपको यकीन दिलाने में असफल रहा हूँ और आप अब भी यही मानते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, तो मेरे पास आपके लिए 3 शब्द है। आप कड़के हैं और तब तक रहेंगे जब तक कि आप अपने वित्तीय ब्लूप्रिंट में से इस नकारात्मक फाइल को मिटा नहीं। पीड़ित का संकेत 3, शिकायत करना। शिकायत करना वहाँ सबसे बुरी चीज़ है जो आप अपने सेहत या दौलत के लिए कर सकते हैं। इससे बुरी क्यों? मैं ब्रह्मांड की हर चीज़ पर लागू होने वाले उस नियम में बहुत विश्वास करता हूँ जो कहता है कि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है। शिकायत करते समय आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, अपने जीवन की यही चीज़ों पर या अपने जीवन की गलत चीज़ों पर, जाहिर है कि आप अपने जीवन की गलत चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और चूंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ता है, इसीलिए आपको जीवन में गलत चीज़ें और ज़्यादा मिलती रहेंगी। व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में कई शिक्षण आकर्षण के नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार चीज़ें अपने समान चीज़ों की आकर्षित करती है। इसका मतलब यह है कि शिकायत करने पर आप दरअसल अपने जीवन की गलत चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। जब आप आदतन शिकायत करते रहते हैं तो आप जीते जागते कष्ट आकर्षित करने वाले चुंबक बन जाते हैं। यही दौलत का सिद्धांत है। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शिकायत करने वालों की ज़िंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है? ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ गलत हो सकती है वहाँ उन्हीं के साथ होती है। वे कहते हैं कि जाहिर है मैं शिकायत करता हूँ, देखिए तो सही मेरी ज़िंदगी कितनी गड़बड़ है। अब जब आप बेहतर जान गए हैं तो उनसे कह सकते हैं कि नहीं, तुम शिकायत करते हो इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी इतनी गड़बड़ है। अपना मुंह बंद रखो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यहाँ हम एक बार और काम की बता दें कि आपको यहाँ सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप शिकायत करने वालों के आसपास ना रहें। अगर आपको उनके आसपास रहना ही पड़े तो यहाँ सुनिश्चित करें कि आपके पास फौलाद का छाता हो, वरना गड़बड़ चीज़ें उनके बजाय आपके पास आ जाएंगी। जहाँ तक संभव होता है शिकायत करने वालों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है। बहरहाल बहुत से लोग शिकायत करने वालों के पास खड़े होकर चाव से उनकी बातें सुनते हैं। क्यों? कारण साहब है, वह किस्सा सुनाने में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको लगता है कि यहाँ बुरा है? ठहरिए तो सही, ज़रा सुनिए तो सही मेरे साथ क्या हुआ। यहाँ मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ।
और मेरा वादा है कि यहाँ आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मैं आपको चुनौती देता हूँ कि अगले 7 दिनों तक आप किसी बारे में शिकायत न करें, मुंह के शब्दों से नहीं, अपने दिमाग के विचारों में भी। लेकिन आपको यह काम पूरे 7 दिन तक करना होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है शुरुआत में पहले ही कुछ शिकायतें आपके दिमाग में आने लगे। दुर्भाग्य से शिकायतें आमतौर पर प्रकाश की गति से नहीं चलती है, वे शिकायतों की गति से चलती है, इसलिए उन्हें साफ करने में थोड़ा वक्त लगता है। मैंने हजारों लोगों को यहाँ चुनौती दी है और उनके परिणामों में स्वयं हैरान हूँ। इसमें से बहुत सारे लोग ने मुझे बताया है कि इस छोटे से अभ्यास ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है। जब आप अपने जीवन में गड़बड़ चीज़ों की शिकायत करना छोड़ देंगे और इस तरह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना छोड़ देंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद पर यहाँ देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपका जीवन कितना अद्भुत बन गया है। अगर आप शिकायत करने के आदी है तो इस वक्त सफलता को आकर्षित करने के बारे में भूल जाए। ज़्यादातर लोगों के मामले में ना तो सिर्फ न्यूट्रल तक पहुँचने की इच्छा शुरुआत होती है। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना दवा की गोलियों की तरह है। ये तनाव कम करने वाली गोलियों से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये असफलता के तनाव को कम करती है। जरा इस बारे में सोचें, अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से असफल नहीं हो रहा है तो क्या उसे दूसरों को दोष देना, मरने, खुद को सही ठहराने या शिकायत करने की ज़रूरत है? जवाब स्पष्ट है, ज़रूरत ही नहीं है। आगे से अब आप खुद को दोष, मरने, सही ठहराने या शिकायत करते सुने तो तत्काल रुक जाए। खुद को याद दिलाए कि आप अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं और हर पल सफलता या असफलता को आकर्षित कर रहे हैं। यह बेहद ज़रूरी है कि आप अपने विचारों और शब्दों का चयन सावधानी से करें। अब आप दुनिया के महानतम रहस्यों में से एक को जानने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसे सावधानी से पढ़ें। सच तो यहाँ है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। क्या आप इसका मतलब समझ गए? वे इसे दोबारा कहता हूँ कि सच तो यहाँ है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसके अलावा सुनेगा कि कौन, अरे मेरी यार्ड में एक खरोच आ गई, इस पर लगभग हर व्यक्ति कहता है कि इसे परवाह है। यही दौलत का सिद्धांत है कि सच तो यहाँ है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। बहरहाल, पीड़ित होने के निश्चित रूप से अपने लाभ होते हैं। बेचारा लगने से लोगों को क्या मिलता है? जवाब है दूसरों का ध्यान। क्या ध्यान इतना महत्वपूर्ण है? शर्त लगा ले कि किसी न किसी तरह से लगभग हर व्यक्ति इसी के लिए जीता है, और जिस कारण लोग ध्यान के लिए जीते हैं वह यहाँ है कि उन्होंने एक गंभीर गलती कर दी है। यहाँ वही गलती है जो हम में से लगभग सभी ने की है। हमने ध्यान और प्रेम को गलती से एक समझ लिया है। मेरा यकीन करें, सचमुच खुश और सफल बनना लगभग असंभव है अगर आप ज़्यादातर दूसरों का ध्यान पाने की इच्छा करते हैं। क्योंकि आप ज़्यादा ध्यान चाहते हैं तो आप दूसरों की दया पर है। आमतौर पर अंत में आप है। ध्यान चाहना एक समस्या भी है क्योंकि इसे पाने के लिए लोगों में मूर्खतापूर्ण हरकतें करने की प्रवृत्ति होती है। कई कारणों से ध्यान और प्रेम को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, आप ज़्यादा असफल बन जाएंगे। दूसरी बात, आप ज़्यादा सुखी हो जाएंगे। और तीसरी बात, आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पा सकते हैं। अधिकांश मामलों में जब लोग प्रेम और ध्यान को एक मान लेते हैं तो वे सच्चे आध्यात्मिक अर्थ में एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। वे अपने अहंग की रोशनी में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। जैसे तुम मेरे लिए जो करती हो उसके लिए मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इसलिए संबंध दरअसल सामने वाले या दोनों के बारे में नहीं है, बल्कि व्यक्ति के बारे में होता है। प्रेम और ध्यान को अलग अलग करने पर आप सामने वाले व्यक्ति से बिना शर्त का प्रेम कर सकते हैं। तब आपका पैमाना यह नहीं होगा कि वह आपके लिए क्या करता है। जैसा मैंने कहा है कि अमीर पीड़ित जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए पीड़ित बनने के लिए ध्यान चाहने वालों को यहाँ सुनिश्चित करना होता है कि वे कभी अमीर ना बन जाए। यहाँ फैसला करने का समय है। आप पीड़ित बन सकते हैं या आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप एक साथ दोनों नहीं बन सकते। कान खोलकर सुन लीजिए हर बार, और मेरा मतलब है कि हर बार जब आप दोष देते हैं तो खुद को सही ठहराते हैं या शिकायत करते हैं तो आप अपना वित्तीय गला काट रहे होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर ज़्यादा दयालु और नम्र शब्दों का प्रयोग करना अच्छा होता है, लेकिन उसे छोड़िए। फिलहाल मेरी दिलचस्पी दयालु या नम्र होने में नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो यहाँ है दिखाने में है कि आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। बाद में अब आप अमीर बन जाएंगे, तब हम ज़्यादा दयालु और नम्र हो सकते हैं, ठीक है ना? अब अपनी शक्ति पहचानने का समय है और यहाँ स्वीकार करने की आप अपने जीवन में मौजूद हर चीज़ का निर्माण करते हैं, और इसका भी जो आपके जीवन में नहीं है। यह जान ले कि आप अपनी दौलत, अपनी कंगाली और इन दोनों के बीच हर स्तर पर निर्माण करते हैं।
घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहे, अपनी वित्तीय सफलता के स्तर का निर्माण मैं खुद करता हूँ, और अपना सिर छूकर कहे, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क